अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ, तो पढ़ने के बाद लाइक और कमेंट किया करें। इसके अलावा जिसने मेरे इस नावल की पहली किस्त से ही नहीं पढ़ा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस नावल की तमाम किस्तों का लिंक मौजूद है और मेरे बाकी के नावल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज के एपिसोड की जानिब। आबरू, किस्त नंबर 10। उम्मीमान फातिमा। कैसे हैं आप? विरदा ने पास आकर बेचैनी भरे अंदाज में पूछा, तो वो हैरानी से इसे ऐसे देखने लगा जैसे इसके सर पर सींग उग आए हों। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोलता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आप नीचे वाले कमरे में ही रह लीजिए, विरदा ने जल्दी से कहा। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं भाभी, ऐसा करें आप नीचे ही शिफ्ट हो जाएं, रोहेल जल्दी से बोला। मैं अपने कमरे में ही जाकर आराम करूंगा रोहेल, ये बहुत मामूली घाव है, इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े घाव सह चुका हूं मैं, मगर देखो फिर भी जिंदा हूं, तो इसलिए अपने मशवरे अपने पास रखो। वो सर्द निगाहों से विरदा को देखते हुए बोला और सीढ़ियां चढ़ता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। वो कमरे में आते ही वार्डरोब की जानिब बढ़ा और नाइट ड्रेस निकालकर बेड पे रखता शर्ट उतारने लगा। वो शर्ट उतार कर सोफे पे उछालते करता पहनने लगा, मगर जिस बाजू पे गोली लगी थी इस तरफ से पहना नहीं जा रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको खिले बटनों वाली शर्ट पहननी चाहिए और आप कुर्ता पहन रहे हैं, जानते भी हैं कि आपके बाजू पे गोली लगी है। छोड़े इसको, मैं बटन वाली शर्ट निकाल देती हूँ। वो इसके पास आकर इसका कुर्ता निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली। नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, वैसे भी मुझे दर्द नहीं होता। याच, उसने कहते हुए झटके से बाजू पीछे को किया तो तकलीफ से करा उठा। पता नहीं आपको किसने ये गलत फहमी डाल दिया है कि आपको दर्द नहीं होता। चुपचाप यहाँ गई और मैं आपकी बैंडेज भी कर देती हूँ और शर्ट भी पहना देती हूँ, वो नरम लहजे में बोली और फिर वार्डरोब से शर्ट निकालकर उसे पहनाने लगी, तो वो पीछे हो गया। कहा मसला है आपको? इतनी सी मदद ले लेंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। वो रोब जमाते हुए उसे शर्ट पहनाने लगी और हुमायूं की निगाहें इसकी नाक से फिसलती ग्लासेस से होंठ के ऊपर तुल पे ठहर गई। दिल चाहा कि सब फासले मिटाकर उन लबों से अपनी तशनगी मिटा ले। शर्ट पहनाने के बाद वो सब कुछ समेटकर कमरे से बाहर चली गई और वो टीवी ऑन करता टॉक शो देखने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो विरदा ट्रे थामे अंदर आई और उसके सामने रखी, तो वो सूप के नाम पे मलगूबा देखकर चौंक गया। मैं सूप नहीं पोहेगा, मुझे खिचड़ी खानी है, वो जल्दी से बोला। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये सूप, फूफो से रेसिपी पूछ कर। अब चुपचाप ये पी लीजिए, कल खिचड़ी बना दूंगी फूफो से पूछकर। आप जानते ही हैं कि ब्रेड अंडा बना लेती हूँ, चावल वगैरह बना लेती हूँ, और बस चिकन, ये आसान है तो इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ, मगर मरीज़ों के खाने नहीं बनाने आते मुझे, वो जल्दी से बोली। ये जिस तरह का बनाया है ना, मैं इसे खाने के बाद अस्पताल ही ना पहुँच जाऊं, वो बड़बड़ाता हुआ इसे मजीद देखने लगा। वैसे क्या क्या डाला है इसमें? इसने मुंह बनाकर पूछा। खाने के लिए रखा है, इस पे तहकीक करने के लिए नहीं। अब तो दी ग्रैंड होटल के शेफ हैं, तो खुद चख कर अंदाजा लगा ले कि क्या क्या इसमें डाला है, वो तड़क कर बोले। हुमायूं ने सर झटक कर एक चम्मच भरकर मुंह में डाला तो उसे जायका ठीक लगा। कैसा लगा? इसने पास है कर पूछा। हुआ है ठीक ही है, वरना मुझे तो लगा था कि आज तो गया,
वो बुड़बुड़ाया और फिर जल्दी जल्दी सूप पीकर वो लैपटॉप निकालकर कुछ फाइल्स रीड करने लगा कि विरदा ने पास आकर लैपटॉप को छीनकर साइड पे रखा। क्या बदतमीजी है ये? वो दांत पेस कर बोला। बदतमीजी नहीं है ये, मरीज हैं अब तो इसीलिए 2-3 दिन अब सिर्फ आराम करेंगे। वो इसके धौंस जमाने पे बेयकीनी से इसे देखने लगा। सीरियसली, तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो? तुम होती कौन है मुझ पे हुक्म चलाने वाली? मैं करूँगा तो करूँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, दुनिया का कोई इंसान नहीं मुझे रोक सकता, समझी तुम? वो तिलमिलाकर बोला। डॉक्टर हूँ मैं और मेरे सामने मेरा मरीज इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैं बहुत सख्त डॉक्टर हूँ। मरीज को अगर जल्दी ठीक होना है तो उसे 2 दिन आराम करना ही पड़ता है, तो इसलिए अब भी आज के दिन सिर्फ आराम ही करेंगे। वो इत्मीनान से बोली। हद होती है, बिल्कुल ठीक हूँ तो फिर क्यों आराम करूँ? और वैसे भी मुझे आराम करने की आदत नहीं है। मेरा लैपटॉप दो, मुझे अपने बहुत इम्पोर्टेंट केस के मुतालिक पढ़ना है। अगर स्पेशल फोर्स का चीफ ही इतने से जख्म पे आराम करने लगे तो बाकियों का क्या हाल होगा? वो नागवारी से बोला। इतना सा जख्म रईली? इसे आप इतना सा जख्म कहते हैं जबकि 2 गोलियां लगी हैं आपको? आज के दिन आराम कर लीजिए, क्योंकि जख्म ताज़े हैं तो कल काम कर लीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगी। वैसे भी एक दिन आप अगर काम नहीं करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो मुंह बनाकर बोलती लैपटॉप उठाकर वार्डरोब में रखती, उसे लॉक करके चाबी साथ लेकर बाहर निकल गया। ये हो क्या रहा है? इतना हक कैसे जता रही मुझ पे? यहाँ तक कि जब मैं वापस आया हॉस्पिटल से तो उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, जिसका मतलब ये है कि ये काफ़ी देर तक रोती रही है। क्यों इतनी फिक्र कर रही है ये मेरी? वो बेख्तियार सोचे गया। कुछ देर के बाद रोहेल कमरे में आया तो इसके हाथ में दूध का गिलास था। ये फटाफट पी जाएं अब ताकि कल आप फ्रेश होकर उठ सके। रोहेल ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें कि मैं कल तक फ्रेश होकर उठूंगा? हुमायूं ने चौंक कर पूछा। क्योंकि ये आपको शिप का भाई पेश कर रहा है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कभी उठकर पानी का गिलास भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर नहीं रखा, लेकिन देखिए आज आपका लाडला भाई बजात खुद आपके लिए गिलास लेकर आया, वो भी दूध से भरा हुआ। जल्दी से पकड़ ले वरना मेरे हाथ में मोच आ जाएगी। वो बजला संज अंदाज में बोला तो हुमायूं मुस्कुराते हुए गिलास थामकर लबों से लगा गया। दूध पीने के कुछ देर बाद ही हुमायूं को अपनी पलकें बोझल होती महसूस हुई तो उसने सर झटक कर खुद ब खुद बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलकर रोहेल को देखा। सॉरी बरू, वैसे आपको मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, रोहेल ने कान पकड़ कर कहा। किस बात पे सॉरी? और किस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए था? इसने होंठों के आगे हाथ रखकर जमाई रोकते हुए हैरानगी से पूछा। पिक्चौली भाभी ने कहा कि आप सो नहीं रहे क्योंकि आपके सर पे काम करने का भूत सवार है। सो भाभी ने दूध में नींद की दवाई मिक्स करके ये पिलाने का काम मुझे सौंपा तो बस मैंने देवर होने के नाते अपना फर्ज निभा दिया, रोहेल ने कहा। तत, तुमने मुझे देवका दिया, वो भी इस लड़की के लिए जो कल आई है? उसने सर झटक आंखों को बामुश्किल खोलते हुए कहा। अब तो हो गया जो होना था, अब चुप करके सो जाएं, रोहेल ने कहते हुए इसे कंधों से थामकर तकिए पर लुटाया और बाहर निकल गई। कुछ देर में ही वो गहरी नींद में जा चुका था। विरदा लाउंज में टहलती रोहेल बेसब्री से रोहेल के वापस आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद रोहेल हुमायूं के कमरे से निकलकर बाहर आया तो वो तेजी से इसकी जानिब लपकी। रोहेल भाई, उन्होंने दूध पिया? इसने बेचैनी से पूछा। ऑफ कोर्स,
मिशन इज कंप्लीट भाभी। वैसे आप बड़ी जैस हैं। आज से आप मेरे पीरनी और मैं आपका मुरीद। खैर, अब आपका मुरीद आपकी भलाई चाहते हुए ये कहना चाहता है कि कल सुबह होते ही अब भैया के सामने बिल्कुल मत जाइएगा, रोहेल ने कहा। वो लेकिन क्यों न जाऊं? विरदा ने चौंक कर पूछा। असल में मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ गई। वैसे भी वो बड़े जीनियस पुलिस ऑफिसर हैं, उनको पता चल ही जाना था कि दूध में कुछ गड़बड़ थी, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब जो होगा देखा जाएगा, रोहेल ने सर खुजाते हुए कहा। ये आपने क्या कर दिया रोहेल भाई? आपको पता भी है मुझे आइब की चंगेज खान भाई से कितना डर लगता है। सुबह होते ही मेरी शामत आ जानी। वो रूहानसी से बोलती धप से सोफे पे बैठ गई। इसीलिए तो कहा है कल सुबह को भैया के सामने बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करना, किचन में बिजी रहना, बाबा के साथ रहना और घर के और काम निपटाती रहना, फिर वो कुछ नहीं कह पाएंगे जब आप बिजी रहोगी। मैं तो खुद कल सुबह होते ही दोस्त के यहाँ चले जाना। बहुत जालिम किस्म के इंसान हैं बरू, जान भी ले सकते हैं। रोहेल के ड्रामाई अंदाज में इसका हल्क खुश्क होने लगा और उसका टाइगर पे किया जुल्म याद आया तो जैसे वो जर्द सी पड़ गई। हा 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 हा, भाभी मजाक कर रहा हूँ यार। अब तो सच में इतना डरती उनसे। वो जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उन्हें कुछ नहीं कहते। सो रिलैक्स, चलें जाएं, अब जाकर कमरे में आराम करें। रोहेल ने हंसते हुए इसे तसल्ली दी। वो तो मुझसे नफरत ही करते हैं तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बोझल कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए सोचे गए। पूरी रात वो खौफ के मारे सो न पाई थी। फिर अगले दिन सुबह फजर के बाद ही वो कमरे से निकलकर लान में आ गई थी और धूप निकलने तक वहीं झूले में बैठी नींद में झूलती रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने में मुलाजमा की मदद करने लगी। नाश्ता तैयार हुआ तो उसने ट्रे में हुमायूं के लिए रखते हुए रेशमा के हाथ हुमायूं के रूम में भेज दिया। बहू रानी, वो हुमायूं बेटे कह रहे कि आकर उन्हें मेडिसिन दे दे, रेशमा ने कहा तो वो लब कुचलती कमरे की जानिब बढ़ ही रही थी कि रास्ते में ही अली हुसैन मिल गए। अस्सलाम अलैकुम अंकल, उसने सर पे दुपट्टा टुकती हुई जल्दी से सलाम किया। ओ अलैकुम अस्सलाम विरदा बेटा, हुमायूं की तबीयत कैसी है? उन्होंने शफकत भरा हाथ सर पे रखते हुए पूछा। जी ठीक है वो बाबा, मेडिसिन देने जा रही थी, अब भी चलिए उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लीजिएगा। उसने हुमायूं की डांट से बचने के लिए उन्हें साथ चलने की ऑफर की। जी चली बेटा, अली हुसैन ने कहा और उसके साथ हुमायूं के कमरे की जानिब बढ़ गए। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो हुमायूं टीवी पे मॉर्निंग शो देख रहा था। कैसे हो मेरी जान? अली हुसैन ने हुमायूं के माथे पे बोसा देते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आपको मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी बाबा? मैं बिल्कुल ठीक था, अब मुझे हुक्म देते मैं आपके पास आ जाता, हुमायूं ने कहा। बस मेरी बहू ने आफर के चली हुमायूं का पता ले आए तो मैं आ गया उसके साथ। वो अच्छा, मतलब आपका मेरा खैर खबर लेने का इरादा नहीं था, लेकिन आपकी बहू ने कहा तो आप आ गए। ज्यादा प्यार नहीं हो गया आपको अपनी बहू से? वो मुंह बनाकर बोला। हा 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 हा, आर यू जेलस? अली हुसैन कहकहा लगाकर हंसते हुए बोले। ऑफ कोर्स, अब मुझसे ज्यादा मेरी बीवी को प्यार देंगे तो मैं जेलस हूँगा ना? वो कंधे उचकाकर बोलते हुए साथ इसे काटदार निगाहों से देख रहा था। वो जल्दी से साइड टेबल से इसकी मेडिसिन निकालकर ट्रे में रखती बर्तन उठाने लगी। चली फिर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना।
अली हुसैन ने कहा। अंकल मैं भी आती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो इकट्ठे करते हैं, वो जल्दी से बोले। शिवर बेटा, अली हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 मिनट वर्दा, जरा प्लीज मेरे कपड़े निकाल दो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि हुमायूं ने पुकारते हुए कहा। चली बेटा, अब जल्दी से हुमायूं के कपड़े निकाल कर नीचे आ जाए, मैं नाश्ते पे वेट कर रहा हूँ आपका, अली हुसैन ने कहा और बाहर निकल गए। वो कांपते दिल से वार्डरोब की जानिब बढ़ी और उसके कपड़े निकाल कर मुड़ी तो हुमायूं बेड से उठकर उसके जैसे जैसे करीब आ रहा था तो वो डरती हुई पीछे हुए जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी पुश्त वार्डरोब के साथ लग गई। तुम्हें क्या लगा कि तुम बाबा जानी की आड़ में छपकर मेरे कहर से बच जाओगी? वैसे अगर अब बच भी जाती तो कब तक बचती, कभी ना कभी तो मेरे हाथ लगना ही था ना। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि क्यों तुमने मुझे मेरे ही भाई के जरिए धोखा दिया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो इसके दाएं बाएं हाथ रखे इसका रास्ता महसूस किए चबा चबा कर बोला। मम, मैंने आपकी भलाई के लिए किया था, वो थूक निगलते हुए अटक अटक कर बोले। मुझे तुम्हारी भलाई की जरूरत नहीं है, ये कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहा करो, वो धाड़कर बोला तो विरदा ने खौफ से आंखें मैच ले और आंखों में जमा हुए आंसू रुखसार पे फिसलने लगे। जाओ यहाँ अब, पूरा दिन अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे वरना जान से मार डालूंगा। वो बोलता हुआ पीछे हटा तो वो मुंह पे हाथ रखे अपनी हिचकियां जब्त करती दौड़ती हुई रूम से निकलकर नीचे डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गई। हुमायूं 10 बजे का लैपटॉप पे लगा था और अब दोपहर के 3 बज रहे थे। इसे अपने पेट के घाव में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी और भूख भी लगी थी। वो लैपटॉप बेड करता बेड से उठा तो जख्मों से जैसे टीसें उठ रही थी। इसने दांत पे दांत जमाए इस तकलीफ को जब्त किया और पेट पे हाथ रखे चलता हुआ कमरे से निकलकर नीचे आया। रेशमा बीबी कहाँ हैं आप? इसने रेशमा को पुकारा तो वो किचन से हाथ साफ करती बाहर आए। प्लीज जरा चाय तो बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है, वो सोफे पे बैठते हुए इसकी पुश्त से टेक लगाए बोला। जी अच्छा, रेशमा कहकर वापस पलट गई। वो दर्द से जैसे दोहरा होता जा रहा था। वो पेट पे हाथ रखते जब्त करते पसीने से शराबूर सा हो गया। हुमायूं बेटे क्या हुआ? रेशमा ने पिकस आकर पूछा। रूहेल को बुलाएं, मेरे बहुत दर्द है, वो बामुश्किल बोल पाया। रूहेल बाबा तो घर नहीं है बेटे, मम, मैं बाविरानी को बुलाती हूँ, वो कहती हुई विरदा को पुकारती लान की जानिब बढ़ी। कुछ देर के बाद विरदा रेशमा बीबी के साथ अंदर आए। क्या हुआ हुमायूं, अब ठीक है? इसने बेकरारी से पूछा तो वो बोलने की बजाय नफी में सर हिला गया। कुक, क्या हुआ है? पेन किधर है? वो बेचैनी से पूछने लगी तो इस पेट के करीब हाथ रखा। उफ़ खुदाया, ये तो खून निकल रहा है। चली उठी मेरे साथ रूम में चली, विरदा ने कहा तो वो बना किसी बहस के उठकर उसे साथ नीचे के पोर्शन के कमरे में आया। विरदा इसे लिटाकर बाहर निकल गई और कुछ देर के बाद वापस आई तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था और साथ मेडिसिन थी। इसने शर्ट के बटन खोलकर उसका जख्म देखना शुरू किया। देखा खराब हो गया जख्म, खैर फी अलहाल में उस पे पट्टी करके आपको पेन किलर इंजेक्शन दे देती हूँ, तब तक रोहेल बाबा घर आ जाएंगे तो फिर उनके साथ जाकर अपने डॉक्टर को चेक करवा आइएगा। वो इसके जख्म को साफ करते हुए बोलती इंजेक्शन भरने लगी।
वो इस दौरान उसे देख रहा था, जो कि बड़े प्रोफेशनल अंदाज में लगी थी। अब कुछ देर आराम करे, फिर कुछ खाइएगा, और उसके अलावा कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, मैं बाहर हूँ। वो सब समेटते हुए उठ खड़ी हुई और जैसे ही मुड़ने लगी कि एकदम से हुमायूं ने इसका हाथ थाम लिया। कुछ चाहिए आपको? वो आहिस्ता से बोली। हाँ, तुम चाहिए मुझे। जब तक पेन नहीं ख़त्म होता मेरे पास बैठ जाओ, हुमायूं बेख्तियार बोल दिया, मगर साथ ही इसने दिल ही दिल में अपनी जल्दबाजी पे खुद को कोसा और हाथ छोड़ दिया। जाओ यहाँ से। वो एकदम से सर्द लहजे में बोला तो वो लब कुचलते वापस पलट गई। उफ, क्या हो गया है मुझे? क्यों उसकी आंखों से आंसुओं से मेरा अंदर भीगता है? वो बैठकर उनसे टेक लगाए सोचते चला गया। पेन किलर की वजह से इसे कुछ देर नहीं सुकून आया, तो वो आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कैसी तबीयत है आपकी? मुझे भाभी ने फोन किया तो मैं भागा भागा चला आया। रोहेल ने पास आकर बेकरारी से पूछा। ठीक हूँ अब, वो अपनी नींद से भरी आंखों को मसलते हुए बोला। आपको शायद नींद आ रही है, मैं चलता हूँ, अब आराम करो, रोहेल ने कहा। नींद आ रही है, लेकिन पता नहीं सो नहीं पा रहा हूँ, वो माथा मसलते हुए बोला। ये हालत तो आपकी तब होती है जब आप कुछ गलत करते हो, मतलब अपने भाभी को डांटा होगा ज़रूर, तो अब आप गिल्टी हो, रोहेल ने कहा। हाँ, डांटा है मैंने। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी तुम्हें यूज़ करते हुए मुझे नींद की मेडिसिन देने की? खुद को समझती क्या है? वो तब कर बोला। किस बात पे गुस्सा आ रहा है आपको? इस बात पे कि आपको उन्होंने मेडिसिन दी, या फिर इस बात पर आ रहा है कि आपने उन्हें बुरी तरह डांटा है? रोहेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सर झटक कर बोला। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मोहब्बत है वो आपकी, और फिर वो भी तो आपसे मोहब्बत करने लगी है, इसलिए वो आपकी केयर कर रही है, रोहेल ने कहा। मोहब्बत? इससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, और अगर है भी तो वो सफदर हुसैन से है। सो व्हाट? सफदर हुसैन और हुमायूं एक ही तो हैं, और अब तो ये बात वो जानती है। अगर नहीं जानती होती तो फिर अब ये बात करते, रोहेल ने हैरानगी से कहा। जानता हूँ कि वो जानती है, और ये जानने के बाद ही वो मेरी केयर करना शुरू हुई है, वरना इससे पहले उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं था, वो तल्ख लहजे में बोला। माजी को मारे गोली और अब हाल में जिए, और हाल ये बताता है कि वो आपको चाहने लगी है। बाकी अगर आपको लगता है कि वो हुमायूं से भी मोहब्बत करे तो फरहीन की सच्चाई बता दीजिए, रोहेल ने कहा। मैं नहीं जी सकता इस तरह, और ना ही इसे कुछ सच्चाई बताऊंगा। इसे मोहब्बत करनी होगी तो हुमायूं से करनी होगी, और इसी तरह करनी होगी। वो मेरा गुस्सा सहे, नाराज़गी सहे, ये भी समझे मैं बदकिरदार हूँ, लेकिन खुद ही वो मेरे किरदार की सच्चाई को पहचान कर मेरे करीब आए, बस यही चाहता हूँ मैं। वो सुर्ख अंदारा आंखों को मसलते हुए अटल अंदाज में बोला, तो रोहेल शशदर सा उसे देखता रह गया। जारी है।